नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं तैयब खान सलमानी, जो कि अभी रिसेंटली 2022 दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है और उसके बाद इनका एडमिशन अभी फैकल्टी ऑफ लॉ में हो गया है। आज ये किस तरीके से प्रिपरेशन करा है, किस तरीके से आपको करना चाहिए, इसके बारे में अपना जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का प्रयास करेंगे। आपने एक काफ़ी टफ एग्जामिनेशन आजकल हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ का, उसको क्वालिफाई किया है और आपका स्कोर जो है वो कितना स्कोर है आपका? 262 सर। 262 है। और क्या है कैटेगरी आपका, क्या है सर? ओबीसी कैटेगरी है सर। ओबीसी में 262 मार्क्स लाए हैं और इस तरीके से इनका एडमिशन हुआ है, तो कंग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है अब आपको एडमिशन लेने के बाद? कैसा लग रहा है? बहुत जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट में चैलेंज हो रहा है और ये सारी चीज़ें भी है, और कैसा फील हो रहा है अब? मतलब सर एडमिशन होने के बाद सर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है सर। मतलब बीच में तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सर एंग्जाइटी बढ़ जाती है सर, पर अब सर काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। और बाकी से देखा जाए कोर्ट का सर, तो वो तो सर कोर्ट का हो जाएगा, पर बाकी सर कोई चांसेस नहीं है सर उसमें कुछ ऐसा नया आने का सर। अच्छा, तो फिर अब ये बताइए कि क्यों आखिर लॉ ही क्यों? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ये लॉ अननेसेसरी। कई बार कहते हैं लोग कि 3 साल एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन कीजिए फिर और 3 साल पढ़िए। तो कई लोग शॉर्टकट लेते हैं कि नहीं मैं ये कर दूंगा, 2 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। तो आखिर लॉ को आपने क्यों चुना? मतलब इसको यदि इस तरीके से पूछा जाए कि क्या है आपका एम, क्या है आगे, क्या करना चाहते हैं लॉ करने के बाद? सर बेसिकली तो मैं सर 12th के बाद से ही था सर। अगर सर मेरे को मालूम होता सर आपने मतलब सर आपने सर लेट स्टार्ट कराया सर, अगर आपने सर 2014, 15, 16 में स्टार्ट करवाता सर तो आज सर मैं 5 साल वाला कोर्स कर चुका होता सर। और बाकी देखा तो शॉर्टकट तो सर कुछ लेना चाहिए सर लाइफ में। सर स्ट्रगल सर मैं बोलूँ सर ओपनली सर, मैं आपको देखता हूँ सर, जैसे सर आपने सर मतलब एक सर रूम में पढ़ाना शुरू करा, सर आप बताते थे अपनी स्टोरी, और आपका सर माशाल्लाह सर चैम्बर भी है सर। तो सर यही देख के सर एक सर मतलब लगता है कि स्ट्रगल करो, और स्ट्रगल का नाम ही ज़िंदगी है सर, यही सर। तो इस प्रोफेशन में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, इस प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। जो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स हमारे हैं, चाहे हमारे कोर्स में हों या कहीं और भी हों, इस प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट तो है नहीं। चाहे आप लिटिगेशन में जाएं, चाहे आप जुडिशरी में जाएं, चाहे आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करें, किसी कंपनी को ज्वाइन करें, कहीं भी जाएं, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप बताइए कि आप हमारे किस कोर्स में थे? सर मैं आपके सर फुल कोर्स में था सर। और सर मैं अगर आने वाला भी कोई मेरी वीडियो देखे तो सर मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फुल कोर्स में जाना, मतलब एडवांस के लिए बिल्कुल मत जाना। अगर वो आपको लगता है एडवांस में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फुल कोर्स है ना सर, एनसीईआरटी जो आपने जिसके पढ़ाई है सर, मैं कहता हूँ सर एनसीईआरटी करने के बाद सर मैंने सर 200 मैंने सर बहुत मतलब मॉक में भी सर, और हर जगह सर 200 मैंने सर स्कोर करा है सर। अच्छा, ये बताइए कि मेरे कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको ये आइडिया था कि एनसीईआरटी लीगल स्टडीज़ भी नाम की कोई बुक होती है? सर अगर ऐसा मालूम होता सर मैं अपने स्कूल वालों पर सर केस करता डेफिनेटली सर, क्योंकि सब लोगों को पढ़ाना चाहिए सारे सब्जेक्ट सर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का बुक है, ठीक उसी प्रकार से 2015 के बाद एनसीईआरटी लीगल स्टडीज़ का भी बुक होता है। बट दिक्कत यह है कि लोगों को पता नहीं है और उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसको लगता है कि ये बहुत बेकार सी बुक है। बट बिलीव मी, ये बहुत ही पावरफुल बुक है, बस इसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए ढंग से। यदि आप इसको पढ़ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। बेसिक बुक है और बहुत बड़े बड़े विद्वान ने इसे लिखा है। एनसीईआरटी आप जाकर के देखिएगा कौन कौन लिखता है, उससे 1-2 पेज, मतलब पहला जो 2 पेज है उसमें पता होगा कि कौन कौन लिखते हैं। आप जाकर के देखिएगा उनका क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरीके से उन्होंने लिखा है, बट लोगों को पता नहीं होता है। तो एनसीईआरटी जो हमने पढ़ाया वो किस तरीके से आपको हेल्प किया है? सर बेसिक सब कुछ सर, पूरा बेसिक। उसमें सर आपने सर लास्ट में इंटरनेशनल लॉ भी है सर, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी हैं, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी राइट्स के भी हैं सर, और स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स सर जो आपने सर उसमें सर पूरा सर एक्सटेंसिवली पढ़ाया ना सर, उसे मतलब सर मतलब बहुत बढ़िया था सर वो फंडामेंटल राइट वाला सर। जिस तरीके से था ना सर, मैं सर अभी भी सर किसी डिबेट कर सकता हूँ उस टॉपिक में सर। वो सर बहुत अच्छा सर आपने पढ़ाया। एनसीईआरटी सर बहुत रिकमेंडेड रहेगी, क्योंकि उसमें सर उसकी लैंग्वेज सर बहुत लूसिड है सर, बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है उसकी। और सर जिस तरीके सर आपने सर हर एक चैप्टर के ना सर उसमें आपने एग्जाम भी लिए लास्ट में, टेस्ट। तो सर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो, टेस्ट दो, गलती देखो अपनी, फिर आपसे डिस्कस करें, उसके बाद फिर शुरू करें दोबारा। जी सर, बिल्कुल सर। तो आप क्या सिस्टमेटिक तरीके से आप हमेशा टेस्ट देते थे या एक आध छोड़ते भी थे? नहीं सर, मैंने अगर सर मैं कहीं बाहर भी हूँ सर तो मैंने सर वो तो फ़ोन में सर अवेलेबल है, फ़ोन में 2 सर बैठ के, तो वो ईजी रहेगा सर आपके लिए। अच्छा सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़रूरी है? बहुत मेन सर, इंपॉर्टेंट है सर। आप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के लिए? सर 200% सर, बहुत ज़रूरी है सर वो एनसीईआरटी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि
इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आखिर मेरा कोर्स लेने के पीछे क्या पर्पस है? जब आप सर्च कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्या था आपके दिमाग में, और क्या जो दिमाग में उसमें था क्या वो फुलफिल हुआ बाद में जब आपने कोर्स लिया? तो सर बेसिकली सर नए नए सब शुरू करते हैं सर, सब लोग। ग्रेजुएशन में सर मैंने भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में शुरू करा ढूंढना, बहुत सारी वीडियोस देखी। सर आपकी एक वीडियो थी कोई जिसमें सर आपने ना बहुत मतलब वो शायद सर आपसे कोई वो था पैरोल और फरलो वाला सर। सर सोचिए सर मैं सर लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ सर, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड सर, पर सर वो पैरोल और फरलो वाला टॉपिक भी सर इतना बढ़िया लगा ना सर, उसे देख के फिर उसमें सर आपकी प्लेलिस्ट आई कि डी और LB करके, उसमें मैंने सर देखा आपको, तो सर उसमें सर सबसे बेस्ट यही था कि आपकी सर लैंग्वेज, सर आप सर हिंदी में पढ़ाते हैं, हम लोग सर इंग्लिश मीडियम से हैं, पर जो एक इंसान हिंदी से समझ सकता है सर वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया सर प्राइस सर, जो सर कहना चाहिए सर देखा जाए मार्केट में सर, तो जो मिनिमम कोर्स भी है ना सर अगर मार्केट में भी तो वो 20,000 से स्टार्टिंग है सर। आपको सब पूरा आइडिया होगा, तो 20,000 से स्टार्टिंग है सर किसी भी कोर्स की, मैक्सिमम तो 70,000 80,000 जाते हैं। इतना सर अपना बजट नहीं था, तो देखा आपका सर एक कोर्स था वो 3,000 5,000 कुछ का था, वो लिया बस सर। यही सर कि सर मतलब बजट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब 3,000 तो बेसिक सर हो जाता है। कोई भी मतलब अपनी अगर घर वालों से मांगने में भी लगता है कि नहीं ये क्या प्रिपरेशन के लिए भी कोई बोलते हैं अरे लॉ के लिए तैयारी कर रहा है तू, लॉ के लिए तो शर्म आएगी सर, इसलिए तो 3,000 आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो अपनी पॉकेट से ही कर लो। नहीं तो मैं जानबूझ करके ये कोर्सेज लॉन्च किया क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे दूर से, जो बच्चे हैं बिहार झारखंड उड़ीसा के जो इंटीरियर इलाके में हैं, उनका क्वेश्चन आता था कि सर हमारे पास उपलब्ध नहीं है कोई कोचिंग का कोई साधन, तो कैसे मुझे भी लॉ करना है। तो जब मैं लॉ कर रहा था तब इतना था मेरे दिमाग में कि लीगल चीज़ों को स्प्रेड करना है, लीगल अवेयरनेस ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोफेशन में आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा तभी आ सकते हैं जब आप उनको मौका देंगे। तो ऑब्वियसली यह सोच करके मैंने कोर्स डिज़ाइन ज़रूर कर दिया, और मुझे पता था कि स्टूडेंट्स जो है एक ऐसा प्राइस रखा जाए जिसमें अफोर्डेबल हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं अब कंपनी वाले को अलग से देना पड़ता है, या हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो मिनिमम जो हो सकता है जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है उस समय 3-4 हज़ार रुपये के आसपास था, अभी 5,500-6 हज़ार रुपये के आसपास है। उसमें भी स्टूडेंट्स यदि कोई मैसेज कर दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है तो ठीक है ऐसा नहीं है, बिजनेस पर्पस वाला चीज़ नहीं होना चाहिए कि मतलब हाँ करना ही करना है। तो क्या लगता है कि आपने जो भी पेमेंट किया उतना नॉलेज आपको मिला या नहीं मिला? सर मैंने आपसे कहा था सर NCERT से ही सर बहुत कुछ हो गया सर मेरा। अच्छा। सब पेमेंट तो सर ये सर इन्वेस्टमेंट है सर, ये सर एक तो देखा जाए तो सर ये इन्वेस्टमेंट है सर। हमारे पिताजी सर हमें यही सिखाते हैं कि पढ़ाई कभी एक्सपेंस नहीं होती है, ये इन्वेस्टमेंट ही होती है सर। और सर आप में इन्वेस्टमेंट लगा के सर पूरा मुझे अच्छा वाला रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये बताइए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए 24 के लिए, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप, पॉइंट्स में यदि कुछ देना चाहें ताकि उनको फ़ायदा हो? जी सर। मैक्सिमम लोग इस प्रोफेशन में आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेंगे, कॉन्फिडेंस आगे ऊपर होगा उनका, आगे अच्छा करेंगे, तो उनके लिए कोई सजेशन हो आपका किसी भी तरीके से? कोई ज़रूरी नहीं है उनको कोर्स ज्वाइन करें ना करें, यदि दूर से हैं खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कैसे आप उनको क्या सलाह देंगे? जी सर। सब बेसिकली सबसे पहले सर अपना सर एनवायरनमेंट अच्छा बनाइए सर। अगर आपको लगता है कि आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल या कुछ भी, तो आप सबसे पहले सर लाइब्रेरी जाइए सर। सर वहाँ सर लाइब्रेरी में आप जाएंगे ना सर, तो आपको सर अलग अलग एग्ज़ाम के सर बहुत हाई लेवल एग्ज़ाम के सर आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सर एक बार फेल हो गए 2 बार फेल हो गए, तब भी सर वो उसी डेडिकेशन के साथ दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बनाइए लाइब्रेरी जाके। दूसरा पॉइंट सर, किसी भी चीज़ को तैयारी करने से पहले सर उसका बेसिक्स आपको पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी एडवांस पढ़ें, आपका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। तो आप बेसिक की ना सबसे पहले एक NCERT उठाइए, अगर आप नहीं आ सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं तो आप NCERT उठाइए, उससे पढ़ना शुरू करिए, उसमें भी आप डाउट निकालिए। सर आपकी कुछ वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब चैनल पर, वो आपने फ्री कर रखे हैं शायद अभी भी, प्राइवेट नहीं है, तो उन्हें देखिए। अगर लगता है तो आपका सर आपका सर अवेलेबल रहते हैं सर, आपका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर डिस्कस करिए, वहाँ से काम हो जाएगा। और बेसिकली सर अगर आप शुरू कर दिया आपने तैयारी, तो उसके बाद उसको सर रिवाइज़ करना, बार बार रिवाइज़ करना। रिवीजन के साथ साथ सर अपना क्या करना है सर, आपको सर अपने मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। आप मॉक लगाइए, उसको सर एनालाइज़ करिए कि मेरे से क्या गलती हो गई है, मैं उसको सुधार सकता हूँ। और अगर आप सर ड्यू की तैयारी करवा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें पहले पैटर्न समझिए। पैटर्न बहुत मैटर करता है। उसमें क्या होता है ना सर, हम लोग सोचते हैं कि मैथ्स ज़्यादा आ जाएगी, रीजनिंग ज़्यादा आ जाएगी, नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो बहुत बेसिक लेवल की सर, प्लस माइनस आता है सर, इतनी एडवांस नहीं आएगी। ये BHU वाला टाइप का नहीं है जिसमें कि एडवांस मैथ आ जाएगी। और आप लोग अगर कुछ की तैयारी कर रहे हैं
तो एक या दो बस एग्ज़ाम के लिए रखते हैं, DOLL भी रख लिया, एक बैकअप के लिए कोई और कॉलेज, और ऐसा कॉलेज का एग्ज़ाम जो आप अगर अपनी स्टेट में रहते हैं तो उसका सेंटर आपको वहीं पड़ जाए, ये नहीं कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े। जैसे मेरे से गलती ये हो जाती थी कि मैं बाहर चला गया था, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरी, जिससे कि आपका सब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, पर ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप एक ही स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए और पूरी जी जान लगा के पूरी मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए सर। करंट इवेंट्स को करने के लिए बच्चों को क्या सलाह देंगे, कैसे उनको करना चाहिए? न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन, किस तरीके की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर जब मैं तैयारी कर रहा था सर, मैंने इस साल में क्या करा, मैंने सर डेली न्यूज़पेपर पढ़ा सर, उसको सर लास्ट में एनालाइज करा, मेन टॉपिक सर। मतलब सर आप यकीन मानिए सर, मेरा बर्थडे था 13 मई को, मैंने उस दिन भी सर राजीव शुक्ला सर अपने सर CEC सर मतलब सर अपॉइंट हुए थे, मैं सर बर्थडे के दिन भी सर अपना मैंने कहीं सेलिब्रेट नहीं करा, अपना सर नोट्स बनाए और कैचअप ले लीजिए लास्ट में, उसको अच्छे से पढ़िए, मतलब बार बार रिवीजन करिए, कैचअप को भी 2-3 सोर्स रखिए और उसको डेली रिवाइज करिए सर। मतलब रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन का जो है ये मुश्किल हो जाएगा ये एग्जामिनेशन। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि कोई बच्चा दूर है, पैसे नहीं है उसके पास, अफोर्डेबल नहीं है, वो खुद से पढ़ना चाहता है, खुद से करना चाहता है, तो क्या ये एग्ज़ाम वो खुद से पढ़ करके निकाल सकता है? ये सब बिल्कुल निकल सकता है, ऐसे कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करनी पड़े। हाँ निकाल सकता है, जैसा मैंने कहा कि आप NCERT अच्छे से पढ़िए, आप लोग पैटर्न देखिए, उसमें पैटर्न देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग लॉ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब लॉ बेसिक आपको मतलब अच्छे से आना चाहिए। आप NCERT अच्छे से करिए, एडवांस में कुछ IPC CRPC ये सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, आपने नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार तैयारी कीजिए। अगर आप लोग शुरू भी करते हैं तो 8 से 10 महीने, मेरे अकॉर्डिंग, बहुत से लोग बोलते हैं 6 महीने 7 महीने, मेरे अकॉर्डिंग 8 से 10 महीने आप लोग इतना मतलब बैकअप ऐसा बना के रखिए कि लास्ट के 2 महीने पूरे प्रॉपर 2 महीने कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, बिल्कुल कॉपी बंद, रिवीजन शुरू सर। जैसा आपने बताया है कि रेड लगाइए, जो हो गया दोबारा रेड लगाइए, हो गया, उसके बाद तो देखना ही नहीं है, देखोगे बार बार शॉर्ट नोट्स बनाइए, साइड में शॉर्ट नोट देख के अपना करते रहिए। तो इनका ये कहना है कि यदि आप चाहें तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि एक बेसिक बुक है लीगल स्टडीज़ NCERT करके, उसको आप गूगल पे टाइप कीजिए, उसका PDF अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे, हमारी टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी। आपको उसको पढ़ना है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसको थॉरोली आपको पढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने कहा कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लेंगे, द हिंदू हो, कोई और भी ले लें, कोई इशू नहीं है, उसको थॉरोली पढ़िए। उसके बाद नोट्स बनाइए, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन पे इनका एम्फेसिस है, तो रिवीजन करने में आपको शॉर्ट हैंड नोट्स ही हेल्प करेगा। आप पूरी बुक को बार बार नहीं कर सकते, तो शॉर्ट हैंड नोट्स बनाइए। और मैंने इन लोगों को बताया था कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या करना है कि एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, तीसरा बार पढ़ा, तो जब चौथा बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो मुझे याद हो गया, तो उस पर आप क्रॉस कर दीजिए कि दोबारा नहीं पढ़ना। फिर ये याद हो गया, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। इस तरीके से तब तक आप रिवाइज कर लीजिए जब तक पूरा का पूरा जो भी आप पॉइंटर्स बनाए हैं उसमें क्रॉस ना लग जाता हो। जब क्रॉस लग जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आपको याद है। और यदि आप ऐसा थॉरोली करते हैं, 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, इनका अपना एक्सपीरियंस है कि 7 से 8 महीने का जो है ये चीज़ करना पड़ेगा आपको। यदि आप ऐसा करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए, हमारे चैम्बर में आने के लिए, और चूँकि आप आए हैं और अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं एक किताब आपको भेंट कर रहा हूँ। ये किताब आपको लॉ की बारीकियों को तो नहीं सिखाएगा, लेकिन इतना ज़रूर करेगा कि आप लॉ में इंटरेस्टेड हो जाएं, क्योंकि लॉ बहुत वास्ट है, इसमें जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा नहीं कर सकते हैं। ये कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने पढ़ा 4 महीने निकाल लिया और फिर आप जज बन गए और वकील बन गए, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। तो किताब है नानी पालकीवाला का कोर्टरूम जीनियस, इसको आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आने वाले जो बैच हैं उनको भी आपको बताना है कि अच्छा इस किताब में क्या। हो सकता है कि आपको दोबारा मैं यहाँ पे बुला करके ये पूछूं कि इस किताब को पढ़कर आपने क्या सीखा। तो ये मैं भेंट कर रहा हूँ आपको, आप इसे लीजिए, ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आकर के सस्टेन करना एक मुश्किल बात है, अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल बात है, 3 साल तक कंटिन्यूसली ढंग से पढ़ाई करना लॉ को मुश्किल बात है, क्योंकि इस बीच में आपके बहुत सारे आपको डिविएशंस आएंगे, ये वाला एग्जाम देते हैं, वो वाला एग्जाम देते हैं, UPSC कर लें, BPSC कर लें, तो 50 तरीके की बात है, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा वकील, अच्छा जज आप तभी बनेंगे जब 3 साल बहुत मेहनत करके आप लॉ की पढ़ाई करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और स्टूडेंट्स को जब आएंगे यहाँ पे तो उनका भी आपको एक्सपीरियंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।